हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 21 जून ऑफ 2020। आज के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। प्लीज़ कंप्लीट सुनिएगा वीडियो को। सारे लोग, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग कंप्लीट सुने वीडियो को, आपको बहुत बेनिफिट होगा। लास्ट तक सुनिए और वॉच करते करते अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। और जब आप कंप्लीट वॉच कर लें तो जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों वहाँ शेयर भी ज़रूर करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों, मैं संडे को ज़्यादातर लाइव सेशन करती हूँ। संडे वाला करंट अफेयर मंडे में रख देती हूँ। अगर आपकी डिमांड होगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं एक कैरियर काउंसलिंग का सेशन कर दूँगी लाइव आज भी। लेकिन मैंने आज करंट अफेयर को ही भेज दिया। 2 हफ्ते 3 हफ्ते से तो मैं यही कर रही हूँ, लाइव सेशन कर रही हूँ। संडे को, संडे वाला करंट अफेयर मंडे में डिलीवर कर देती हूँ, मंडे के साथ, जो मंडे को आता है उसके साथ। और बाकी ये करती हूँ कि एक संडे कंप्यूटर, एक संडे इंग्लिश, एक संडे जीएस, एक संडे मोटिवेशनल सेशन, ऐसे ऐसे करके। क्योंकि एक दिन का तो हमें गैप किसी दिन रखना पड़ेगा कि जिसमें हम कोई लाइव सेशन करें। तब भी फ्रेंड्स, मेरी 7 डेज़ में कोई दिन ऐसा नहीं होता जो मेरी छुट्टी हो जाए। एक दिन भी मेरी छुट्टी नहीं रहती। दोस्तों, आज सूरज ग्रहण था, सूर्य ग्रहण। और आज के दिन कहा गया था कि रेटिना का जो साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, जो मैंने डॉक्टर्स चेयरमैन्स को सुना आज कि रेटिना इसका, क्योंकि जब क्या होता है कि बादल, हमारा जो सूरज है, सूरज और पृथ्वी की जो है, पृथ्वी पे सूर्य की डायरेक्ट जो किरणें हैं वो नहीं पड़ती हैं, है ना। जब क्यों सूरज की रोशनी क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि आज वो पूरी तरह ढक गया था। किससे? बादलों से। जब चांद ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है? चांद की जो, मतलब पृथ्वी के ऊपर सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं आती हैं, रेज नहीं आती हैं, ये हो जाता है। तो जब हम आँखें खोलते हैं उसको देखने के लिए, तो वो जो हमारा जो लेंस होता है, जो कॉर्निया होता है बेसिकली, उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो क्या होता है, उसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो रेज़ इतनी हार्मफुल हो जाती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो होती नहीं है और प्रॉपर डेली सोलर रेज़ जो होती हैं वो होती नहीं। कि हमारे रेटिना के पीछे जो हमारा पर्दा होता है, बेसिकली वो रेटिना ही होता है आँख का, उसमें छेद होने की संभावना रहती है। और जो सूर्य ग्रहण की वजह से ब्लाइंड होते हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में। अभी तक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के अनुसार संभावना नहीं रहती जो लोग सूर्य ग्रहण की वजह से ब्लाइंड होते हैं, उनकी कोई रिसर्च इतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट प्रूफ नहीं कर पाई है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ा करें, तो जब पड़ा करें, जो लोगों को थोड़ा सा भी विजन है वो क्या किया करें कि उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। देखिए, जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, ग्लासेस का यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे कॉस्टली ग्लासेस का यूज़ करते हैं। और क्या बोलते हैं, लेंसेज, दूरबीन, माइक और कई तरह के स्कोप्स आते हैं, उनका यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन डायरेक्ट जो होता है सूर्य ग्रहण, उसको देखने से, क्योंकि डायरेक्ट पृथ्वी पर छाया नहीं पड़ती है, और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है कि पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, तब ये होता है। ठीक, ये होता है उसमें। तो अभी क्या होता है सूर्य ग्रहण की वजह से, कि मैं आप लोगों को हमेशा के लिए एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी कि चाहे जो लोग कम विज़न रखते हैं या फुल विज़न रखते हैं, उन्हें सूर्य ग्रहण जब भी हुआ करे अपना आई प्रोटेक्शन ज़रूर किया करें। जो चीज़ इंसान के पास ना हो ना, उसके लिए हमेशा दूसरों को गाइड करना चाहिए कि उनका वो सेफ़ रहे। देखिए, मेरा विज़न, मैं आई कांट सी, मैं खुद विजुअली चैलेंज्ड हूँ। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि बाकी लोग जितने भी हैं सबका विज़न सेफ़ रहे। तो हम जो लोग विजुअली चैलेंज्ड हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के लिए तो अच्छा सोच सकते हैं ना, तो ये तो कर ही सकते हैं। तो आज सूर्य ग्रहण था और मुझे ये बात याद आई कि आप लोगों को बताऊं कि ऐसे टाइम में साइंटिस्ट लोग ही कहते हैं कि देखना, बाहर निकलेंगे तो देखेंगे,
तो बेहतर है जितने घंटे पढ़ा करें उस टाइम पर आप लोग देखा ना करें सूरज की तरफ, इसकी सूर्य की ओर। दोस्तों QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट भी कीजिए। अगर बेल आइकन को हिट करेंगे, आपको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, तो बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ मेरी सब्सक्रिप्शन की एक रिक्वेस्ट है, और हाथ जोड़कर ये भी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें। दोस्तों कल अशरफ ने एक सजेशन दिया था, एक कोई अशरफ हैं, उन्होंने सजेशन दिया था। आपका सजेशन बहुत अच्छा है अशरफ, मैं आपके सजेशन को बहुत वैल्यू देती हूँ, इम्पॉर्टेंस है मेरी नज़र में। आप सबके एक एक सजेशन की इम्पॉर्टेंस है, लेकिन डियर इट्स नॉट माई हैंड, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। कभी कंटेंट ज़्यादा आता है, कभी कंटेंट कम आता है, तो इसके चलते क्या करना पड़ता है, जब कंटेंट ज़्यादा आता है तो उसी के हिसाब से डिलीवर करना पड़ता है, कम आता है तो कम। क्योंकि हमें क्या करना होता है, सिर्फ मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं रहा, ये मेरा कभी ऑब्जेक्टिव नहीं रहा कि मैं सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी निभाऊँ, ड्यूटी निभाऊँ। मेरा क्या हो जाता है कि वर्क विद ऑनेस्टी, है ना। ऑनेस्टी शुड बी इन आवर वर्क, हमारे काम में ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर हम क्वालिटेटिव कंटेंट, आप लोग अपना टाइम हमें दे रहे हैं, अगर मैं क्वालिटेटिव कंटेंट डिलीवर नहीं करूँगी तो ये मतलब मैं आप लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रही हूँ। तो मेरा यही एक उद्देश्य रहता है कि मैं क्वालिटी भी डिलीवर करूँ आपको। कंटेंट जो होना चाहिए वो बहुत क्वालिटेटिव होना चाहिए। ये स्टार्टिंग से लेके जब से मैंने चैनल क्रिएट किया तब से लेके मैंने यही ऑब्जेक्टिव रखा। और ये कंटेंट का क्या होता है, करंट अफेयर रोज़ चेंज होता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, और मुझे अच्छा एक्सप्लेनेशन भी देना होता है, सारे फैक्ट्स भी बताने होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। तो ये वजह है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ठीक है। 21 जून का सेशन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, रेफ्यूजी डे, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, रेफ्यूजी, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो दैट सेलिब्रेटेड ऑन 20 जून, 20 जून को अभी मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस, यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, वो किसी न किसी कंडीशन या किसी वजह से अपना घर छोड़ देते हैं, अपनी पहचान पुरानी या अपनी पुरानी जगहों को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाके शरण ले लेते हैं। उनको कहते हैं शरणार्थी, यानी रेफ्यूजी। तो रेफ्यूजीज़ का भी एक सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, योगदान होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में एक्चुअली। तो उनके कंट्रीब्यूशन को याद दिलाने के लिए, उनके योगदान को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, हर साल 20 जून को। कब? एवरी ईयर 20 जून को। अब इसकी थीम याद रखेंगे आप लोग। क्या थीम है? एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट, एवरी एक्शन काउंट, है ना। एवरी एक्शन काउंट, ये याद रखना है आपने, थीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी बीपीआर बिट्ठल का निधन हो गया, ये कौन थे? बीपीआर बिट्ठल। तो बीपीआर बिट्ठल का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक यानी काफ़ी सीनियर इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, वायुव्रत अर्थशास्त्री थे, सीनियर इकोनॉमिस्ट थे, और ये 10th फाइनेंशियल कमीशन में मेंबर थे, 10वीं वित्तीय आयोग के ये मेंबर भी थे, और 1950 आईएएस बैच के ऑफिसर थे। 1950 का जो आईएएस कैडर था उसी के ये आईएएस अधिकारी थे बीपीआर बिट्ठल, और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहा है कि अगर यूपी का कोई भी सैनिक जवान कोई शहीद हो जाता है तो अब उनके परिवार को 50 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। पहले ये रकम 25 लाख की होती थी, अब इसको बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है, यानी 50 लाख। तो इस तरह शहीदों के परिवारों को एक सुरक्षित और एक अच्छी लाइफ देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि शहादत
बहुत बड़ी बात है। और अगर उनके परिवार मतलब उनके परिवार से कोई जवान, कोई सैनिक शहीद हो जाता है भारत के लिए, अपने देश के लिए, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके परिवार को एक सही रकम दे। तो उस लिए 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया है। 50 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। देखिए, जो शहीद हो गया उसको लौटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि बाकी जो फाइनेंशियल जो कमियां हैं, जो कुछ परेशानियां हो, वो ना हो। तो इसीलिए 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए का अमाउंट देने की शहीदों के परिवारों को घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी 65 साल पुराने गौ रक्षा अधिनियम में संशोधन किया है ना। तो ये एक अमेंडमेंट हुआ है कि अगर कोई किसी भी तरह से दोषी पाया जाता है, गौ हत्या में कोई भी किसी भी तरह से दोषी पाया जाता है, तो उसे जेल भी होगी और जुर्माना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 7 से 10 साल तक की जेल और जुर्माना। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी वनस्पति रोड या ग्रीन रोड बनाने की घोषणा की, जिसमें 800 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर औषधियों के पेड़ लगाए जाएंगे। नीम, सहजना, है ना, एलोवेरा और वगैरह वगैरह बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके पेड़ औषधियों के। ठीक, उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के ज़रिए सुनवाई करने वाला पहला भारत का राज्य बना। उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई पोर्टल श्रमिकों के लिए और प्रवासी राहत मित्र श्रमिकों के लिए आया। आरोग्य सेतु जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है, इसको आरोग्य सेतु को हॉटस्पॉट एरियाज़ में डाउनलोड करना बिल्कुल कंपलसरी कर दिया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने नागरिकों की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए एक ऐप विकसित किया। वो क्या था? आयुष कवच, जिसमें क्या था कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो उनके घर में चीज़ें, मसाले हैं, उनको वो यूज़ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए श्रम विद्या योजना का शुभारंभ किया, जिसमें पैसे दिए जाएंगे श्रमिकों के बच्चों को। मैंने बताया था ये कितने लड़कियों को 1200, लड़कों को 1000, और जब वो 8th पास कर लेंगे तो 10th पास कर लेंगे, 7th पास कर लेंगे, 7th के बाद 8th 9th 10th तक उनको 6-6 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कॉल फ्रॉम 9190455041 आंसर बट। तो ये जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, इसमें क्या कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने जन सुनवाई श्रमिक विद्या योजना की। श्रमिक विद्या योजना में स्टूडेंट्स के लिए ये रिलीज किया कि इनको इतने 1000 रुपए का फंड मिलेगा। अब बता दिया आपको मैंने सब कुछ, 6000 रुपए मिलेंगे कब? जब 8th 9th 10th। इसके अलावा एक आया था प्रवासी राहत मित्र हो गया, ये सारे आए थे यूपी के फैक्ट्स। पीपीई पर 50% की छूट मिलेगी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के तय दरों पर काम करते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कोरोना का इलाज तय दरों पर करेंगे, सरकारी तय दरों पर, उनको पीपीई में 50% की छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर दुधवा नेशनल पार्क ये यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल हैं गवर्नर। तो ये था आपका यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, हाल ही में अभी NIPFP के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? NIPFP के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं उर्जित आर पटेल। ये गवर्नर रहे हैं, पूर्व गवर्नर RBI के, और इन्हीं के सामने डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण हुआ था। इन्हीं के सामने विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी। उर्जित आर पटेल, और ये अभी NIPFP के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंस PFP नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंस, इसके बनाए गए हैं NIPF। ठीक है, इतना याद रखिए। PFP है ये, पब्लिक फाइनेंस
लेकिन एक पी का मुझे याद नहीं आ रहा असल में क्या था। तो NIFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और ये पी लास्ट वाला मैं आपको बताऊंगी क्या था। ठीक, चलिए। तो उर्जित आर पटेल बने। अब असल में क्या है कि ये थिंक टैंक है, ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। थिंक टैंक ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंस, ये NIPFP ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। उर्जित आर पटेल अभी इसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BMW इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो BMW एक ब्रांड है, आपको पता है, और इसका जो इंडियन सेक्शन है BMW इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विक्रम बावा इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनको इनका नाम विक्रम पावा इनका नाम है विक्रम पावा, और ये अध्यक्ष बनाए गए हैं किसके? BMW इंडिया के। विक्रम पावा BMW इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये ज़रूर याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस है ना, पी लास्ट वाला मैं आपको बता दूंगी। ये इम्पॉर्टेंट है, पता है, उर्जित आर पटेल भी इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा सा जल्दी से। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है? अभी आपको इससे पहले बताया था, सबसे पहले किस राज्य सरकार ने लगाया था बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस प्राइमरी सेक्शन यानी 5th स्टैंडर्ड तक किसने बैन लगाया था? कर्नाटका ने। अब ये दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन आया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5वीं कक्षा या कक्षा 5 तक या प्री प्राइमरी सेक्शन या प्राइमरी सेक्शन दोनों पर, यानी छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर किसने बैन लगा दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। प्राइमरी सेक्शन, प्री प्राइमरी सेक्शन, इन दोनों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। इनका सिलेबस से ज़्यादा मोरल यानी फिज़िकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसी किसने घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। यही कर्नाटका ने एक स्टैंडर्ड समिति बनाई थी, एक स्टैंडर्ड कमेटी बनाई थी। तो जो समिति बनाई थी कर्नाटका ने, उसमें एक्सपर्टीज आए थे। उसमें भी क्या राय हुई थी कि बच्चों का मोरल यानी मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस कंप्लीट करना केवल ज़रूरी नहीं है। यही MP सरकार ने सोचा और देखा कि बच्चों को उनके विकास की ज़्यादा ज़रूरत है, सिलेबस को कंप्लीट करने से ज़्यादा ज़रूरी। तो इसीलिए कक्षा 5 और जो नर्सरी, बेबी नर्सरी फर्स्ट, यानी बेबी नर्सरी LKG फर्स्ट, LKG होता है, एक UKG होता है, लोअर KG अपर KG, ठीक है। और इसके बाद फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इन सब स्टैंडर्ड्स की ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया MP स्टेट गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अब मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल, जो लोग नंगे पैर जा रहे थे पैदल, उनके लिए चप्पल यानी स्लीपर प्रोवाइड कराने के लिए उनको चप्पल पहन के जाएं, इसलिए चरण पादुका पहल। अच्छा, एक आए थे श्रम सिद्धि योजना आया था, और एक आया था रोजगार सेतु, ठीक है। ये सब आई थी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का क्या आया था? और FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया था, और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए सरकार ने शुरू किया था जिन्होंने ऑनेस्टी से काम किया, ड्यूटी की अपनी, कर्मवीर पुरस्कार MP पुलिस के लिए। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना दोबारा शुरू की जब शिवराज सिंह चौहान ने अपना मुख्यमंत्री का पद संभाला, अभी बने नए मुख्यमंत्री। तो इसके अलावा जीवन अमृत योजना जो त्रिकूट चूर्ण बनाने 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूर्ण के डिस्ट्रीब्यूट पैकेट का किया जाएगा
डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पैकेट्स, उनके लिए जीवन अमृत इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। और एक आई थी जीवन शक्ति योजना, महिलाओं को मास्क 200 मास्क 200 मास्क का टारगेट दिया जाएगा, जिसमें पर मास्क 11 रुपीज़ मिलेंगे, वो आया था। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में क्या आया था, बुजुर्गों के लिए एक संकल्प योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना। दीदी वाहन योजना, ये एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है ये झाबुआ, और महिलाओं के लिए उनको डिलीवरी के टाइम पर वाहन यानी गाड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत कुछ है एमपी का। एमपी ने मिड डे मील राशन को कच्चा राशन बांटने वाला मिड डे मील का कौन बना है, कौन सा राज्य बना है? मिड डे मील तो भोजन बंटता था, अब ये कच्चा राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसके थ्रू? एमपी स्टेट के थ्रू, ठीक। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। तानसेन महोत्सव, मिर्ची महोत्सव, ये सब एमपी के करंट अफेयर्स हैं। अच्छा, कान्हा, माधवगढ़, संजय और सतपुड़ा, कान्हा, माधवगढ़, सतपुड़ा और पेंच, ये नेशनल पार्क है एमपी के। पेंच जो है वो महाराष्ट्र और एमपी दोनों में फैला हुआ है। लालजी टंडन गवर्नर हैं और शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं और कैपिटल है भोपाल। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी टीएस वेदर मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च हुआ है? हाल ही में किस राज्य ने टीएस वेदर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी तेलंगाना में लॉन्च हुआ है टीएस वेदर मोबाइल ऐप। कौन सा? टीएस वेदर मोबाइल ऐप। ये किसानों के लिए बड़ा सहायक होगा, क्योंकि ये मौसम संबंधी जानकारियाँ आराम से पहुंचा सकता है। मौसम की जो भी संभावना है, जो भी मौसम के तापमान कैसा रहेगा, वर्षा होगी, क्या होगा, तो मौसम संबंधी जानकारियाँ, वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं और किसानों के लिए बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि किसान अपने मौसम को देखते हुए अपनी फसलों की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने खेतों पर काम कर सकते हैं। तो उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा काफ़ी टीएस वेदर ऐप। ये क्या है? मौसम संबंधी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। और इसको किसने शुरू किया है? तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने अभी इसको लॉन्च किया है। तेलंगाना की बात है जी, तेलंगाना में बी सेफ टनल आया था फॉर सैनिटाइजेशन के लिए, बी सेफ टनल। और तेलंगाना का स्टैब्लिशमेंट ईयर मनाया गया, स्थापना वर्ष, राज्य स्थापना दिवस कब था? राज्य स्थापना दिवस, तो राज्य स्थापना दिवस था 2 जून को। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना सेपरेट स्टेट बना। तो इस्टेब्लिशमेंट जो डे है इसका वो क्या था? इसका 2 जून को ये इस बार 6 साल इसको कंप्लीट हो गए, ठीक है, याद रखेंगे। तेलंगाना की बात है। डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन कौन है? गवर्नर है। और डॉक्टर के चंद्रशेखर राव, क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव, ये चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा को अभी शुरू किया है? हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा को शुरू किया है? तो हमारे संसदीय मामलों के कोयला एवं खनन मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के प्रहलाद सिंह जोशी। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कोल माइनिंग मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह जोशी। तो इन्होंने अभी शुरू किया है कौन सा? R&D पोर्टल सत्यभामा। अब सत्यभामा की फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, क्या है? साइंस तकनीकी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। क्या है? साइंस टेक्निकल या तकनीकी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। दोबारा बता रही हूँ, साइंस टेक्निकल या तकनीकी
योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो ये है सत्यभामा की फुल फॉर्म, और ये R&D पोर्टल शुरू की है प्रहलाद सिंह जोशी, जो हमारे कोयला एवं खनन और संसदीय मामलों के प्रेजेंट टाइम के मंत्री हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। क्या नाम है? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर बने हैं JSW के। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लारा एंडरसन बुक किसने लिखी है? अभी हाल ही में क्लारा एंडरसन बुक के राइटर कौन है? तो काजुओ इशिगुरु। इनको साहित्य का नोबेल भी मिला था। काजुओ इशिगुरु। ठीक है, तो काजुओ इशिगुरु इनको क्या मिला था? साहित्य का नोबेल। और इन्होंने अभी लिखा है क्लारा एंडरसन बुक, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और देखिए, हाल ही में अभी प्रवासी श्रमिकों को चावल 10 किलो पर माह चावल देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को हर माह 10 किलोग्राम चावल देने की घोषणा की है? तो पहली बार है कि प्रवासी श्रमिकों को भी दिया जाएगा। तो मिज़ोरम ने, जो मिज़ोरम के कंस्ट्रक्शन वर्क में जो लगे हुए हैं प्रवासी श्रमिक हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, उनको 10 किलोग्राम राइस पर मंथ दिया जाएगा, 10 किलोग्राम चावल हर महीने। ऐसी घोषणा किसकी है? मिज़ोरम स्टेट गवर्नमेंट की। जोरमथंगा चीफ मिनिस्टर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ये कौन है? गवर्नर है और आइजोल कैपिटल है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार, अच्छा एक बात और, क्वेश्चन लेने से पहले सुनील छेत्री हैं, ये शेट्टी नहीं है, और विराट कोहली, इन दोनों का नाम ज़रूर याद रखिएगा। पता है, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि यही दो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं JSW सीमेंट के। तो शेट्टी मत समझिएगा, छेत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महास्वयं पोर्टल। महास्वयं क्या है ये? तो रोजगार के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करने और कंपनियों को कुशल श्रमिक प्रदान करने। रजिस्टर करेंगी यानी कि जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो अब खुद को रजिस्टर करेंगे इस पोर्टल पर, महास्वयं पोर्टल पर। और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ भी होंगी। तो कंपनीज़ अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अकॉर्डिंग, जिनको जैसी जैसी नीड है उसके, ये वर्क की जैसे जैसे वर्क की नीड है उसके अकॉर्डिंग वो यंगस्टर्स को सेलेक्ट करके लेके जाएंगी। तो यही है महास्वयं पोर्टल, और इसी को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है। फ्री इंश्योरेंस, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस यानी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का महाराष्ट्र में एक बुक आई थी मराठी हिस्ट्री पर, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, है ना, ये एक बुक आई थी। और महाराष्ट्र में बहुत कुछ मैंने करंट अफेयर्स के बताए हैं आपको। खैर, महाराष्ट्र में गुगमल और नवेगांव संजय गांधी ये नेशनल पार्क हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र के आए दिन कोई ना कोई करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज करवाती रहती हूँ, रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ATMA मशीन्स किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई हैं? ATMA मशीन्स किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है? तो ATMA मशीन स्थापित की गई है पहली, कहाँ है ना? ATMA मशीन, पहली मशीन कहाँ लग गई अभी? तो नागपुर रेलवे स्टेशन पर। ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मैनेजमेंट एक्सेस, क्या फुल फॉर्म है? ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मैनेजमेंट एक्सेस। क्या है फुल फॉर्म ATM की? ATMA। तो ATMA, AT की ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग,
MA की मैनेजमेंट एक्सेस। इससे क्या होगा, जैसे ही आप प्लेटफॉर्म से गुजरेंगे, मशीन्स लगाई गई है ना, तो पहली मशीन लग गई नागपुर रेलवे स्टेशन पर। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म से गुजरेंगे, एंटर होंगे, तो आपका ऑटोमेटेड टिकट चेक हो जाएगा, और जिनके पास टिकट नहीं है उनको वहीं पे ही रोक लिया जाएगा। पहले टीटी आता था, टिकट चेक करता था, अब टीटी का कोई वो नहीं, रोल नहीं है। अब मशीन्स मतलब रोल होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस मामले में रोल नहीं है। तो ATMA मशीन के थ्रू, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मैनेजमेंट एक्सेस के थ्रू प्लेटफॉर्म पर जैसे ही यात्री गुजरेंगे प्लेटफॉर्म से, वैसे ही टिकट उनके चेक हो जाएंगे। और ये पहली मशीन लगा दी गई, सबसे पहले लग भी चुकी है कहाँ, नागपुर रेलवे स्टेशन पर। और किसने लगाई है, सेंट्रल रेलवे जोन ने। सेंट्रल रेलवे जोन, सेंट्रल रेलवे जोन से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए, पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन एक रोबोट लॉन्च किया गया था, कैप्टन अर्जुन। और ये भी सेंट्रल रेलवे जोन ने इसको लगाया है, बना मतलब लॉन्च किया है, लगाया है इस काम में, यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन को। और सेंट्रल जोन ने ही स्थापित कर दी, क्या लगा दी, कहाँ, ATMA मशीन्स लगेंगी नागपुर रेलवे स्टेशन पर। पहली मशीन लग चुकी है, ATMA मशीन, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। पहले तो आप मुझसे NIPFP की फुल फॉर्म सुन लीजिए। मैंने आपको बताया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो पूरी फुल फॉर्म सुन लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। और इसी के अभी अध्यक्ष बने उर्जित R पटेल, जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है। जो लास्ट वाला P है उसकी क्या फुल फॉर्म है, पॉलिसी एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंस बता दिया था, एंड के बाद पॉलिसी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वुरनो, सरनेम याद रखेंगे, वुरनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो बस सरनेम याद रखेंगे, वुरनो। तो ये बने हैं किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर। कौन, किर्गिस्तान की, क्या नाम है, वुरनो। वुरनो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं वुरनो। बिश्केक कैपिटल है, सोम करेंसी है, किर्गिस्तानी सोम करेंसी है। बस इतना ही याद रखिए इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अमर्त्य सेन को कौन सा अभी किस पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है, अमर्त्य सेन को अभी किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ग्लोबल बुक ट्रेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। ये एक अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन इज़ अ फेमस इकोनॉमिस्ट, और इन्हीं को अभी क्या ग्लोबल बुक ट्रेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है, जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड से सम्मानित किया है। क्या नाम है, जर्मन बुक ट्रेड। फिर से सुन लीजिए, जर्मन बुक ट्रेड इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। ये बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। इन्हें क्या मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल। और इन्हीं को अभी मिला है अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड। कौन सा, जर्मन बुक ट्रेड। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर। अब यूपी की बात की थी मैंने आपसे, जो 50 लाख का अमाउंट देगी सरकार, तो वहाँ पे असल में कॉल आने से मैं थोड़ा सा स्किप कर दिया, मैंने थोड़ा ध्यान में नहीं आया। जियो टेक कम्युनिटी किचन, क्योंकि मैंने बताते बताते कॉल आ गई तो मैं आगे बढ़ गई। ये गूगल के साथ मिलके जियो टेक कम्युनिटी किचन भी शुरू हुए थे। और यूपी के बारे में तो मैंने आपको बाकी सब कुछ बताया ही है। यूपी की बात करूँ तो यूपी का राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पुष्प तो पलाशों के राजकीय, और वृक्ष अशोका, सारस राजकीय पक्षी, बारहसिंगा राजकीय पशु, ये सब ठीक याद रखना है आपको। और तो मैं आपको क्या बताऊँ, एमपी के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, और तो आपको कुछ बाकी रहा नहीं। तो चलिए बस इतना ही आज के लिए। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में क्या डिसीजन लेना है आज लाइव वीडियो के बारे में। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको बना के दे दूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।